डेटा इक्वल टू दिस। अब ये क्या होगा, माई स्ट्रेंथ डॉट कैलकुलेशन, माई स्ट्रेंथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो माई स्ट्रेंथ है तो कैचर न्यू से बन गया था, ठीक है, माई स्ट्रेंथ बन गया और कैलकुलेशन 500, तो 500 उसमें जाएगा, 500 ही आ जाएगा इसमें। प्रिंट एलन करते हैं इसको, डेटा को, ये देखिए 500 आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल आपको बुक में कहीं नहीं बताया हुआ, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये अगर हमने इस क्लोजर को, जो कि हमने एक फंक्शन ट्रेड के थ्रू बताया था, उसको डायरेक्ट कॉल करना तो क्या तरीका है, उसको डायरेक्ट कॉल करने का ये तरीका है, ठीक है, बगैर किसी मेथड के अंदर कि आप जिस तरह माई स्ट्रेंथ क्या है, हमने कैचर न्यू से कैचर का जो हमारे स्ट्रक्ट था उसका एक स्ट्रेंथ बना लिया था, उस स्ट्रेंथ के ऊपर दो फील्ड थी, एक वैल्यू की, ये माई वैल्यू, सही है, ये वैल्यू को हमने इधर प्रिंट करके देख लिया, और उसकी कैलकुलेशन की फील्ड को जब यूज करना होगा तो सिंपल इस तरह यूज कर सकते हैं, और उसका कोई तरीका नहीं यूज करने का, इसको आप प्रिंट भी नहीं करवा सकते, मैंने कोशिश करके देखी वो प्रिंट नहीं हो सकती। तो ये ऑलमोस्ट क्लोजर चीजें की जो बुक के अंदर भी पूरा डिफाइन था, जो सिंपल था वो मैंने बता दिया है आप लोगों को। इसके अंदर ये मैंने आपको बता दिया कि जो वैल्यू हर दफा हम सेंड करेंगे तो वैल्यू हमेशा वही रहेगी, जो पहली दफा कॉल की उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये आप लोगों ने इस प्रोग्राम को एडिट करना है, मैं एडिट कर चुका उसको, कि हर दफा जब हम नई वैल्यू सेंड करें तो नई वैल्यू को कैसे चेंज करेगा, और ये चीज भी आपको मैं करवा चुका हूँ। हाँ सर, ये assert का फंक्शन क्या चीज है? किसका assert का फंक्शन? अच्छा, ये क्या करता है assert, ये टेस्ट इस पे लगते हैं, assert का मैक्रो है, ठीक है, ये चेक करता है कि जो दो वैल्यू को कंपेयर करता है, ठीक है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है, इसको नेक्स्ट दफा हम और डिटेल में देख लेंगे assert इक्वेशन के ऊपर। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा था ना फंक्शन ट्रेड्स, एक तो होता है फंक्शन जो हमने अभी यूज किया ये वाला, ये ठीक है, एक तो इस तरह होता है फंक्शन, दूसरा फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं। जी कोई कुछ कह रहा है? बन रही है किसी का, देखता हूं। अच्छा, एक तो होता है फंक्शन जो कि बोरो करता है, मैंने अभी आपको बताया, दूसरा होता है फंक्शन मट, वो क्या करता है आपको म्यूटेबल रेफरेंस देता है, जिस तरह के म्यूटेबल हमने पढ़ा था। तीसरा होता है फंक्शन वन, फंक्शन वन क्या करता है आपको वो ऑनरशिप मूव कर देता है, अगर आप कोई वेरिएबल कॉल कर रहे हो उसके ऊपर क्या कहेंगे उसको, स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है, जो कि हीप पे सेव होगा तो उसकी ऑनरशिप मूव कर देगा। तीन चीजें होती हैं। इसी तरह जिस तरह fn कॉल किया इस तरह fn वंस कॉल हो सकता है, ठीक है, और इसी तरह fn मट कॉल हो सकता है, ठीक है, तीन है, तीनों के तीनों को यूज कर सकते हैं आप, मुख्तलिफ सिनारियों में यूज होते हैं, आप थोड़ा सा और उसको देख लीजिएगा। और मूव हम लास्ट दफा कर चुके थे, मैंने आज भी शुरू में करवा दिया, ये वाला मूव मैंने अभी आज भी करवा दिया आपको, हम पहले भी कर चुके थे, ठीक है। अभी थोड़ा सा रजत भाई की तरफ चलते हैं और थ्रेड्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, या असाइनमेंट की जो बात कर रहे थे वो कर लेते हैं, फिर हम रजत भाई की तरफ चलते हैं। सर, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, वो कह रहे थे कि हम लोग थ्रेड्स क्यों यूज करते हैं ना, और थ्रेड तो भी पढ़े नहीं, जाएंगे तो थ्रेड में तो उसको समझा देंगे। और बताएं। बाकी सर वो यही कह रहे थे कि हम लोग मैन्युअली क्लोज क्यों नहीं करते थ्रेड को, तो वो एक दूसरे स्टूडेंट का क्वेश्चन था। हाँ, ये इस पे बात कर लेते हैं अभी ना, क्योंकि अभी थ्रेड पढ़ा ही नहीं है, तो थ्रेड तो भी पढ़े नहीं, अभी थ्रेड की तरफ जाएंगे तो पढ़ लेंगे उसको, ठीक है अब्दुर्रहमान? ठीक है सर, ठीक है। वैसे तो मैं कह रहा था कि इनको आंसर करना है तो अभी कर देंगे, कोई इशू नहीं है, बस अभी कर रहे हैं, रजत की तरफ जा रहे हैं अभी जो हमने से रिलेटेड भी क्वेश्चन। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई आप बताएं असाइनमेंट का क्या तरीका होना चाहिए? सर काफी स्टूडेंट्स का रिस्पांस आया मैसेजेस में, वो कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं कि असाइनमेंट का लिंक दे दें, दूसरे कह रहे हैं कल शाम तक रख लें, एक कह रहे हैं नेक्स्ट वीक तक रख लें, कोई कह रहे हैं 2 दिन का मार्जिन दे दें। तो नहीं बेटा, मार्जिन तो आप याद रखें अभी 24 घंटे का होगा, इस बात को तो भूल जाए।
ठीक है, इस बात को भूल जाएंगे, 1 हफ्ते का होगा। 1 हफ्ते के बाद भी अब्दुलरहमान भी कोई सबमिट नहीं करवा रहा तो हम फजूल 1 हफ्ते तक रखें और कॉपी पेस्ट ही करना है तो फिर फायदा नहीं है ना उस असाइनमेंट का। जी सर। सर वेडनेसडे की रात 9 बजे रख लें ताकि हम प्रैक्टिस तो कर लेना। नहीं, वेडनेसडे को कोई खास नहीं, ये अभी का असाइनमेंट नहीं है, ये पिछली क्लासेस का होगा। हम पिछला कुछ पढ़ा होगा तो करेंगे ना। अब वो तो मेजर भाई 15 दिन की छुट्टी के बाद भी नहीं पढ़ा तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आप वेडनेसडे की रात 9 बजे का रख लें और मुझे बताइए असाइनमेंट आएगी किधर। फेसबुक पे पोस्ट होगी, टेलीग्राम पे पोस्ट होगी और आपके स्लैक पे पोस्ट होगी, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे। राइट, और उसी तरह कोड पेस्ट करना होगा जैसे पहले करते थे सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भी मेजर साहब ने बोली लगाई है बुध की रात 9 बजे। आप में से कोई कहना चाहे तो कह सकते हैं। सर सारे यही कह रहे हैं कि 1-2 दिन बाद दे दें तो ये है कि कोई थोड़ा सा पिछला रिवाइज भी कर लेंगे और बाकी कह रहे हैं कि हम लोग टॉपिक क्या होगा असाइनमेंट के लिए सर? जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है आज का छोड़ के उससे पहले सारा चैप्टर 10। अच्छा, ये बाकी जो लोग हैं ना माइक पे बात कर सकते हैं। रजब भाई आपकी तरफ चलते हैं, जब तक अब्दुलरहमान आप इनका कोई रिस्पांस है तो देख लीजिएगा और उन्हें के माइक पे बात करें ताकि हम सुन सकें कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, एक तो रजब भाई मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, आप स्क्रीन में। ठीक है। और जो भी आप लोगों को कोई क्यूरी हो वो आप लोग क्या करें, एक तो असाइनमेंट याद रख लें 24 घंटे का टाइम होगा, 1 घंटा टाइम क्रूशल होगा, उसमें जो सबमिट करवाएगा 100% मार्क्स मिलेंगे उसको, और जो जितना डिले सबमिट कराएगा उसके उतने % मार्क्स उसके डिटेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 2 आप रूल रखने के लिए। तीसरा ये, अगर कोई कॉपी पेस्ट करेगा, हमें किसी का कॉपी पेस्ट नजर आया तो उसके मार्क्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, चौथा असाइनमेंट में उतना आपने लिखना है जितना कि आपको बोला गया। आपने एज का वेरिएबल प्रिंट करवाना है, सिंपल आपने पैरेंथेसिस लगा के प्रिंट करवा देना है। तो उसमें आपने बिल्कुल ये नहीं लिखना है कि एज ऑफ स्टूडेंट इज, ये सिंटैक्स नहीं लिखना है। ये अपना रोल नंबर लोग प्रिंट करवाने करते हैं, अपना नाम वो प्रिंट नहीं करवाना है। क्योंकि सारे के सारे असाइनमेंट अभी हम लोग किसी एक हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया, उसके थ्रू टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, मैनुअली चेक नहीं करते, तो उसके अंदर फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप इधर उधर की चीज़ें लिखेंगे। और अगर कोई मैच कर रहा होगा एक असाइनमेंट दूसरे असाइनमेंट से तो उसके मार्क्स भी 0 हो जाएंगे। और एक दफ़ा सबमिट करवाना है, एक से ज़्यादा दफ़ा सबमिट नहीं करवाना। वेरिएबल के नाम आपने कोई अच्छे से रखने, कोई इधर उधर की चीज़ें X Y Z ABCD नहीं रखनी। अब्दुलरहमान जी सर। क्लियर है चीज़ें? जी सर, चीज़ें तो क्लियर हैं सर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था असाइनमेंट आज रात को ही आप देंगे या एक कल या परसों दे सकते बुध हैं? को जब असाइनमेंट आप लोग बोलेंगे उस दिन उतने बजे शेयर होगा, उसका 1 घंटा क्रूशल होगा, बाकी 24 घंटे तक सबमिट करवा सकते हैं। सर 2 स्टूडेंट्स का सजेशन है वेडनेसडे 9 PM विल बी ओके। कितने बंदों की? सर 2-3 बंदों का आया कि वेडनेसडे 9 PM तक ठीक है। ठीक है, लेकिन ये 60 में से 2 के ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं रखता ना। 60 में 30 बोलेंगे तो फिर काम बनेगा ना। जी सर, आस-पास तो और आ रहे हैं। हाँ रजब भाई आप अपना जरा असाइनमेंट शेयर करते हैं जब तक कि अब्दुलरहमान असाइनमेंट 2 घंटे तो टाइम रखेंगे। सर ये आपकी वाली स्लाइड जो है ये शेयर करने की इजाजत है? सर बिल्कुल करें, मैं बोले तो मैं शेयर कर दूं। चले आपको चाहिए कि मैं आपको उसको एडिटेबल एक्सेस दे दूं, आपने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उसके ऊपर। नहीं, उसको मैंने सर में देखा तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगी, मैंने कहा चले इसी को कंटिन्यू करेंगे, बाकी फिर उसके बाद जो है ना वो थ्योरेटिकली या एग्जाम्पल्स वगैरह की तरफ फोकस कर चीजें चेंजेस भी कर दी थी, वो देख लीजिए। जी वो नजर आ रही है। मैं उस पे साथ ही हूं तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है सर। सर स्क्रीन विजिबल है? जी मेरी स्लाइड आप कभी भी शेयर कहीं पे भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? रजब भाई आपको इजाजत है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा तो जी थ्रेड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है वो थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अच्छा, इसको जो है ना वो हम डिवाइड कर लेते हैं थ्रेड्स को 3 सेक्शन में। पहले हम जनरली एक ओवरव्यू लेते हैं कि थ्रेड्स होते क्या हैं जनरल कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कि जी रस्ट में जो थ्रेड्स हैं वो किस तरह उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरह यूज हो रहे हैं, और उसके साथ ही जो है वो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी हम देख लेंगे। तो क्विकली पहले एक हम जनरल ओवरव्यू लेते हैं थ्रेड्स का कि थ्रेड्स होते क्या हैं।
अच्छा, जिन लोगों को प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है उनको आइडिया होगा कि थ्रेड्स क्या होते हैं, या जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को पढ़ा है उनको पता होगा। कुछ एक आध क्वेश्चन भी आए हैं, इसको भी हम आंसर करते हैं, तो इससे आइडिया मिल गया हमें कि थ्रेड्स के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है। अच्छा, नॉर्मली आपके पास सिस्टम्स या आपके कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स में आप प्रोसेसर जो होते हैं इनको गेज करते हैं कैसे, नंबर ऑफ कोर्स से, कि जी मेरे पास जो ड्यूल कोर है, क्वाड कोर है, या i3 है, i5, i7 है। तो बेसिकली जो आपका फिजिकल प्रोसेसर होता है ना, यानी वो जो चिप है, सिर्फ वही प्रोसेसर नहीं है, अब इसके अंदर के जितने भी नंबर ऑफ कोर्स होते हैं, लाइक अगर क्वाड कोर है तो मतलब 4 नंबर ऑफ कोर्स जो है वो आपके प्रोसेसर में मौजूद हैं। तो ये जो कोर्स होते हैं ये भी फिजिकल एंटिटीज हैं, या आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो एक चिप है प्रोसेसर का, उसके अंदर 4 प्रोसेसर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, यानी वो कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ 4 प्रोसेसर्स है। अच्छा, ये तो हो गए कि जो फिजिकली एज अ प्रोसेसर सर्व करते हैं। इसके बाद फिर एक चीज़ होती है लॉजिकल प्रोसेसर, ठीक है। तो लॉजिकल प्रोसेसिंग जो है ना, ये बेसिकली थ्रेड्स से आप इसको इनोमिनेट कर सकते हैं, यानी जो थ्रेड है आपके, आप इनको अपने लॉजिकल प्रोसेसर कह सकते हैं। अब ये कितने होते हैं, कितने हो सकते हैं, क्या कैपेसिटी है, ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे नंबर ऑफ कोर्स की हमने बात की, तो अगर क्वाड कोर प्रोसेसर है तो उसके पास 4 कोर्स हैं, और यानी इसका मतलब है कि 4 प्रोसेसर जो है वो साइमल्टेनियसली, या 4 ऑपरेशन जो है वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो लॉजिकल प्रोसेसर है उसका काउंट कोई फिक्स करना कि जी 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, ये थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि इसमें एट टाइम्स होता ही है कि एक जो है वो हार्डवेयर की कैपेबिलिटी होती है और एक जो है वो सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी होती है थ्रेड्स को जनरेट करने की और उनको यूज करने की। तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन जो है ना मिलके मल्टीपल थ्रेड्स को जो है वो जनरेट कर सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि जी प्रोसेसर की हमने बात की, कोर्स की हमने बात की, थ्रेड्स की हमने बात की, तो ये बेसिकली करते क्या हैं। अब लाइक अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो तो क्या आप अपने सिस्टम्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेट्स से इस वक्त मेरी स्क्रीन पे जो है वो एक तरफ ये गूगल प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन हुई है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैंने जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड भी जो है वो ओपन किया हुआ है। थर्ड एप्लीकेशन जो मेरे पास है वो जूम की जो है वो इस वक्त रन हो रही है, ठीक है। इसी तरह n नंबर ऑफ एप्लीकेशन, लाइक मैंने जो है वो लिनक्स का जो टर्मिनल है, बैश टर्मिनल है, वो ओपन किया हुआ है। इसके अलावा क्रोम के अलावा कोई मैंने और ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। इसके अलावा XYZ मैंने n नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो रन की हुई है। तो अब होता क्या है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशंस को सर्व कर रहा होता है। सर्व करने से क्या मुराद है, यानी उनको प्रोसेस कर रहा होता है और उनको रन करने में हेल्प कर रहा होता है। लाइक इस वक्त अगर आप मेरी स्क्रीन देखें तो मेरी स्क्रीन पर कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। यानी आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो गूगल प्रेजेंटेशन है जो कि मेरे ब्राउज़र में रन हो रही है इस वक्त, ये आप समझ लें कि एक्टिव एप्लीकेशन है, बाकी जो है मेरे पास वो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रहे हैं। अच्छा, अब इस वक्त क्या होगा कि लेट से मैंने ये स्लाइड स्विच की, तो अब इस स्विच करने पे मैंने क्या किया कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड थी उसको क्लिक किया। क्लिक होने पर एक इवेंट ट्रिगर हुआ, उस इवेंट के ट्रिगर होने पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हुई और आपको ये जो विजुअल इफेक्ट नजर आ रहा है, स्लाइड जो है वो स्विच हो गई, ये मिला। इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होगी। अच्छा, वो प्रोसेसिंग कौन करेगा, हमारा प्रोसेसर इन्वॉल्व करेगा। अच्छा, अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस, जब इसमें नेम लिए 2-3 एप्लीकेशंस की, विजुअल स्टूडियो कोड है, जूम है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, इसी तरह गूगल क्रोम ब्राउज़र पे हमने ये गूगल प्रेजेंटेशन जो है वो रन की हुई है। तो ये मल्टीपल एप्लीकेशन है जो कि साइमल्टेनियसली रन हो रही हैं। तो हमारा प्रोसेसर जो है वो किस तरह इसको रन करता है, कि किस सीक्वेंस में या किस फैशन में जो है वो इनको रन करता है। अच्छा, अब नॉर्मली होता ही है हमारे पास कि बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है ना वो सिंगल कोर के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं या सिंगल प्रोसेसर के लिए डिज़ाइन होती हैं। अच्छा, अब
ऐसी एप्लीकेशन जो सिंगल कोर को यूटिलाइज करती हैं, तो अगर आपका जो प्रोसेसर है या आपका जो सिस्टम है वो मल्टीपल कोर भी है, यानी वो क्वाड कोर है, वो ऑक्टा कोर है, लेकिन क्या होगा कि वो एप्लीकेशन का जो कोड है वो इस तरह लिखा गया है कि वो सिर्फ एक कोर को ही यूटिलाइज कर सकता है, तो क्या होगा कि आपका प्रोसेसर जो है वो फुली यूटिलाइज नहीं होगा, यानी एक कोर पर लोड होगा, यानी प्रोसेसिंग जो है वो एक कोर के थ्रू हो रही होगी या एक प्रोसेसर के थ्रू हो रही होगी, और बाकी जो रिमेनिंग 3 प्रोसेसर्स हैं, 3 कोर्स हैं, वो आइडल होंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा। थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है वो होता है आपके सिस्टम्स की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। लाइक मेरे पास आप इसको इस तरह देखें कि आपने जो है वो कोई रिसोर्सेज हायर किए किसी काम के लिए, लेट से आपने जो है वो कोई एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, उसके लिए आपने 4 रिसोर्सेज जो हैं यानी 4 डेवलपर जो हैं वो हायर किए, मतलब आपके पास 4 हेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन हैं, यानी जिनके थ्रू आप अपने काम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब क्या ये अच्छा होगा कि आप एक डेवलपर को तो काम दें, बाकी 3 डेवलपर्स को आपने जो है वो छोड़ा हुआ है, यानी उनको आप काम दे ही नहीं पा रहे हैं। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है कि आपके पास काम नहीं है या आपके पास मैनेजमेंट की वो स्किल्स नहीं है कि आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आपकी जो टास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि हर दफ़ा जो है वो एक ही डेवलपर जो है वो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, बाकी रेस्ट ऑफ 3 जो डेवलपर्स हैं उनके पास करने को कुछ नहीं होता। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक जगह पे, आपने जो है वो डेवलपर्स को हायर किया लेकिन आप उनसे काम कुछ नहीं ले रहे। तो ये क्या है, एक अंडर यूटिलाइजेशन की एग्जांपल है। अंडर यूटिलाइजेशन से मुराद क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की। तो ये एक ड्रॉबैक है, या ये एक आप समझ लें कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप इन्वेस्ट भी करें और उनको उस चीज़ को फिर आप यूटिलाइज भी ना कर सकें। तो जो थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है या मल्टी कोर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप अपनी एप्लीकेशन को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि ना सिर्फ एक सिस्टम या एक प्रोसेसर को यूटिलाइज करे आपकी एप्लीकेशन, बल्कि मल्टीपल जो कोर्स हैं आपके पास, जो लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं, उनको यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, a thread is a flow of execution. The process code, which it's with its own program counter that keeps track of which instructions to execute next, system register which holds its current working variable, and a stack which contains the execution history. अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा थ्रेड्स को जो है वो इलैबोरेट किया गया। ये चीज रजत भाई इसमें प्रेजेंट का बटन दबा देंगे तो स्लाइड थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और सर मैं डेलिबरेटली मैंने रखा था कि स्विच करना था आगे। हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छा। तो अब आ जाते हैं जरा थ्रेड के मॉडल की तरफ। फिर होता क्या है, अब अगर आपके पास बिल्कुल जिस तरह हमने फिजिकली अपने सिस्टम को ब्रेक किया, जैसे एग्जांपल दी मैंने कि हमारे पास जो प्रोसेसर होता है या प्रोसेसर की जो चिप होती है उसको अंदर मल्टीपल कोर्स होते हैं। मल्टीपल कोर्स, कोर क्या है बेसिकली, आप प्रोसेसर ही समझ लें इसको, यानी क्वाड कोर प्रोसेसर है, मीन्स आपके पास 4 प्रोसेसर्स हैं आपकी एक सिंगल चिप के अंदर। ये बात हो गई प्रोसेसर की, इसको हम अब रैप अप करते हैं। अब हम आ जाते हैं थ्रेड्स की तरफ या लॉजिकल प्रोसेसर्स की तरफ। अब एक जो हमारे पास फिजिकल प्रोसेसर है या कोर है, उसके अंदर अब आप अगर चाहें तो अच्छा, इससे थोड़ा सा पहले हम जो डिफरेंट टास्क थे या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं हमारे पास जो कि एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, उन वो किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं या उनका जो सर्विंग मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। अब इसमें होता ही है कि जैसे 3, 4 या 5 एप्लीकेशन आपके पास रन हो रही हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल इमेज है अभी, उससे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। ये देख लें इसको, वैसे तो खैर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है आपकी एग्जाम्पल या आपकी जो पिक्चर है, लेकिन इसको आप बिल्कुल इस तरह भी ले सकते हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब इसमें देखें, आप ये एज्यूम करेंगे ये जो 1 है ये बेसिकली एक प्रोसेस है, दूसरा जो है वो दूसरा प्रोसेस है। प्रोसेस से हमारा एप्लीकेशन ले लें, लेट्स से कि 1 जो है ये गूगल क्रोम है, 2 जो है ये जूम है, 3 जो है ये विजुअल स्टूडियो कोड है, और 4 जो है ये भी XYZ की एप्लीकेशन है। अब प्रोसेसर के पास जो है लेट्स से कि 1 मिनट के टाइम इंटरवल हम लेते हैं, टोटल लोड टाइम जो है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 मिनट का है। वैसे जो एप्लीकेशन सर्व हो रही होती है वो मिली सेकेंड्स में और माइक्रो सेकेंड्स में हो रही होती है, लेकिन समझाने के लिए और आसान रखने के लिए इसको एज्यूम करते हैं
कि ये 1 मिनट का टाइम इंटरवल है। अब मेरी जो सबसे पहली एप्लीकेशन है गूगल क्रोम की, मेरा प्रोसेसर क्या करेगा, उसको उठाएगा, उठाने के बाद अगर उस पर कोई इमीडिएटली कोई कैलकुलेशन हो रही है या उस पर कोई प्रोसेसिंग हो रही है या उसकी तरफ से कोई इवेंट ट्रिगर हुआ है तो उसको एंटरटेन करेगा। एंटरटेन करने के बाद उसके अगेंस्ट यानी कोई इवेंट ट्रिगर हुआ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि मैंने गूगल प्रेजेंटेशन की स्लाइड को स्विच किया, इस तरह मैं ये बटन्स के थ्रू इसको स्विच कर रहा हूँ स्लाइड को, तो ये क्या हो रहा है कि एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो रही है। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए जो मेरे पास टाइम पीरियड है मेरे प्रोसेसर के अंदर, उसके अंदर एक स्लॉट मुझे जो है वो एलोकेट हो जाएगा कि इस स्लॉट के अंदर मैंने ये जो इवेंट ट्रिगर हुआ है गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर एक टैब खुला हुआ है जिसके अंदर गूगल प्रेजेंटेशन की स्लाइड चल रही है, उसके लिए ये स्लॉट अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रोसेसिंग करनी होगी तो वो इस टाइम स्लॉट के अंदर होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, बाकी टाइम स्लॉट में आप क्या करोगे या बाकी टाइम स्लॉट में प्रोसेसर क्या करेगा, वो जो रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं या रिमेनिंग एप्लीकेशंस है उनको सर्व करेगा। लाइक अब इसके साथ ही मैंने जो है वो कोई डाउनलोडिंग फाइल लगाई हुई थी, तो बैकग्राउंड पे क्या होगा कि वो फाइल भी डाउनलोड हो रही होगी और उसके लिए भी एक टाइम स्लॉट जो है वो अवेलेबल होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो जूम की रिकॉर्डिंग, ये स्क्रीन जो मेरी शेयर हो रही है ये कंटिन्यूसली हो रही है, तो इसके लिए भी कोई ना कोई स्लॉट अवेलेबल होगा। इसी तरह एक्सपोजर जो भी एप्लीकेशन चल रही हैं उनके लिए भी कोई ना कोई स्लॉट अवेलेबल होगा। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि जी अगर ये टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हो रही हैं तो ये मेरी स्क्रीन तो जो है वो कंटिन्यूसली शेयर हो रही है, ठीक है, यानी आपको कोई लैग या कोई इंटरप्शन जो है वो हो सकता है नज़र ना आ रही हो, क्योंकि हम इंटरनेट पे हैं तो अगर कोई लैग होगा भी तो वो सिर्फ इंटरनेट पे क्योंकि अवेलेबल है, किसी का इंटरनेट कनेक्शन लो है या मेरे इंटरनेट कनेक्शन में कोई इंटरप्शन होगी या स्लो होगा तो उसकी वजह से तो आपको लैग या इंटरप्शन नज़र आएगी। अदरवाइज प्रोसेसिंग की वजह से, क्योंकि मेरे सिस्टम से जो ट्रांसमिट हो रही है और आप सिस्टम पर इसको देख रहे हैं, प्रोसेसर की वजह से आपको जो है कोई लैग या लेटेंसी जो है वो नज़र नहीं आएगी। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमारा प्रोसेसर जो है वो हमारे टास्क को टाइम पीरियड्स के अंदर डिवाइड भी कर रहा है लेकिन हमें कोई लेटेंसी फील नहीं हो रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रोसेसर है हमारा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और जो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है वो माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी एग्जाम्पल या कैलकुलेशन जो है हम आगे जैसे हम बैटरी की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि कितने टाइम के अंदर जो है वो एक यूनिट ऑफ आइटरेशन जो है या यूनिट ऑफ टास्क जो है वो परफॉर्म होता है। तो फिलहाल आप ये समझें कि नैनो सेकेंड्स के अंदर अगर कोई कैलकुलेशन हो रही है तो नैनो सेकेंड को जो है वो एक ह्यूमन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, यानी यूनिट नैनो सेकेंड के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। तो अब जो हमारा प्रोसेसर है क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो होता क्या है कि लेट से कि 3 नैनो सेकेंड में एक टास्क को उसने परफॉर्म किया, फिर 10 सेकंड के अंदर बाकी रेस्ट ऑफ द टास्क को उसने परफॉर्म किया और फिर अगेन 3 सेकंड्स के लिए उसने जूम की जो स्क्रीन शेयर हो रही है इसको उसने टास्क किया। तो वो विद इन नैनो सेकंड जो इतना रैपिडली वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस क्विकनेस की वजह से या उस रैपिड एग्जीक्यूशन की वजह से आपको कोई लेटेंसी या लैग जो है वो फील नहीं होता और आपको ऐसा ही लगता है कि ये स्मूथली एग्जीक्यूशन जो है वो हो रही है। बिल्कुल इसी तरह आप जो है वो कोई गेम खेल रहे होते हैं ऑनलाइन या आप कोड कर रहे होते हैं या XYZ कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं आप, या इवन कोई फाइल डाउनलोड हो रही होती है तो आपको नजर आ रहा होता है वो कंटिन्यूसली फाइल डाउनलोड हो रही है। इंडीड वो फाइल कंटिन्यूसली डाउनलोड हो रही होती है लेकिन प्रोसेसर जो है ना बेसिकली वो बैकएंड पे उसको कुछ सर्टेन टाइम पीरियड देता है उसके एग्जीक्यूशन के लिए और फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस या एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन की तरफ जो है वो चला जाता है और इस तरह ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है अनटिल और अनलेस कोई एप्लीकेशन ओपन है। अब लेट्स से कि मैं गूगल विजुअल स्टूडियो कोड मैंने खोला हुआ है तो इस वक्त जो है मेरे पास वो 4 एप्लीकेशंस हैं। मैं गूगल विजुअल स्टूडियो कोड को अगर मैं टर्मिनेट कर देता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास करंटली 4 एप्लीकेशन थी उनमें से एक को मैंने टर्मिनेट कर दिया तो अब मेरे पास जो है वो 3 एप्लीकेशन जो होंगी वो रन हो रही होंगी और अब जो टाइम पीरियड है मेरे पास वो 4 की जगह 3 एप्लीकेशन के लिए डिवाइड हो जाएगा, यानी इंडिविजुअल एप्लीकेशन को जो है एग्जीक्यूशन के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। अब इसी तरह अच्छा, लेकिन अब ऐसा भी होता है
एट टाइम्स कि आपको प्रोसेसर की वजह से या प्रोसेसिंग स्पीड की वजह से एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन में या परफॉर्मेंस में लैग नजर आता है। वो कब होता है? वो उस वक्त होता है जब आपने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस को अपने पास रन कर दिया हो, लाइक और स्पेशली हैवी एप्लीकेशंस को जिनमें प्रोसेसिंग ज़्यादा इन्वॉल्व है, उनमें उनको आपने ओपन किया हो। अच्छा, लैग जो आता है या लेटेंसी जो आती है वो दो रीज़न हो सकते हैं उसके, एक आईओ की वजह से यानी आईओ इंटेंसिव एप्लीकेशंस की वजह से, और एक सीपीयू इंटेंसिव एप्लीकेशंस की वजह से। आईओ इंटेंसिव एप्लीकेशंस क्या है? आईओ इंटेंसिव एप्लीकेशंस वो है रजब भाई, ये डिटेल में फिर हम थोड़ा आगे पढ़ लेंगे, फिर खाली मोटा-मोटा कंसेप्ट है इनको। ठीक है सर, ऐसा कर लेते। अच्छा, तो अब देखें, हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशंस को, यानी अब तक जितने भी हमने कोड लिखा, अपनी एप्लीकेशंस की हमने क्लोजर्स की, फंक्शंस की, ये सारी क्या थी? सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशंस थी। अच्छा, सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन थी, तो कब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम अपनी एप्लीकेशन को जो है वो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में लेके जाएं? बल्कि इससे पहले हम एक एग्जांपल थी। अच्छा रजब भाई, एक मिनट देंगे मुझे इसी स्लाइड के ऊपर? जी सर, बिल्कुल शुरू में चले जाएं, शुरू से मैं थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं। चलें, ठीक है सर। आपने बिल्कुल डिटेल बताया जी। प्रेजेंट का बटन दबा दे और मैं जब नेक्स्ट प्रेस करता हूं तो करिएगा। नेक्स्ट। अच्छा, ये बिल्कुल अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, हमारा कोड इसी तरह एग्जीक्यूट होता है कि हम शुरू में fn main लिखते हैं। ये अगर जो मैंने डाउन एरो बनाया ना, fn main से शुरू होता है और वो नीचे तक जब तक के मेन का ब्रैकेट एंड नहीं होता, वो वहां तक वो पूरा कोड असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, टॉप टू बॉटम। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने fn main का जो पहली लाइन है वो हमने बाद में एग्जीक्यूट की हुई हो और जो आखिरी लाइन है वो पहले एग्जीक्यूट कर दे। तो थ्रेड के अंदर पूरा जो हमने पिछली वाली स्लाइड में इसमें लिखा हुआ है कि पूरा एक ऑर्डर में चलता है, वो देखता है कि इसके बाद क्या लाइन है, किसके बाद क्या लाइन है। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। रजब भाई ने पूरा उसको एक बेस बताया, मैं जो हमने पढ़ा उसके लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट करिएगा रजब भाई। इस तरह जो MS DOS की हमारी एप्लीकेशन थी ना, वो एक सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है। अगर आपने इसके अंदर कोई कॉपी कॉम से कोई फाइल बनानी है, तो जो आप फाइल बना रहे होते हैं ना, आप उसके अंदर कोई दूसरी डायरेक्टरी नहीं बना सकते उसी इन्वायरमेंट में रहते हुए, ठीक है। वो भी एक सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है। इस तरह इसके अंदर आप कोई आप क्या नाम है इसका, कोई dir की कमांड लिखते हैं, तो dir की कमांड लिखी तो आपको जब तक वो डिस्प्ले उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, आप उसके ऊपर कोई दूसरी कमांड नहीं लिख सकते। तो एक वक्त में एक प्रोसेस हो रहा है, वो मतलब कि पूरा आपको लाइन बाय लाइन चलता है। ये सिंगल थ्रेडेड आपके पास एप्लीकेशन की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट कीजिएगा। नोकिया को फोन जो आपके पास 3310 था, इसके अंदर क्या होता था, आपने अगर एक कॉल मिलाई है, आप किसी को मैसेज सेंड नहीं कर सकते थे, जो पुराने फोन की बात कर रहा हूँ। आपके पास एक वक्त में एक प्रोसेस हो सकता है, उसी थ्रेड के अंदर सिंपल एक ही काम हो सकता है। जब तक कि वो पूरा नहीं होगा, आप किसी को मैसेज सेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट कीजिएगा रजब। अच्छा, ये खास तौर पे मेजर तारिक भाई के लिए मैंने अभी ढूंढ के लिए लगाई है कि जो 1980 से पहले के लोग हैं ना, उनके लिए ये होगा कि वो पूरी जो पुरानी एक कैसेट प्लेयर होता था, जब तक कि वो पहला गाना ना सुन ले दूसरा गाना नहीं सुन सकते। रजब भाई ऐसा ही है, सही है ना? तो वो एक पूरे का पूरा थ्रेड चल रहा होता था, जब तक वह पूरा एक साउंड का ट्रैक पूरा नहीं होगा, वो सेकंड ट्रैक पे नहीं जाएंगे। यहाँ कम से कम उनको एक फॉरवर्ड का बटन प्रेस करना होता था, जल्दी जल्दी आगे जाए फिर दूसरे पे जाए, लेकिन उस पूरे के पूरे को उनको पूरा करके आगे जाना पड़ता था। ऐसा नहीं हो सकता किसी मिड में से कोई गाना सुन लें या लास्ट में से कोई गाना पहले सुन लें। तो पूरे का पूरा एक असेंडिंग। सर, आवाज आपकी थोड़ी सी हल्की हो गई है। हल्की हो गई? अच्छा, वो ऑटो का सिस्टम मेरे पास भी लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। मैं अभी सेट करता हूं। ये बड़ी कहानी है, इसको मैं जरा सेट करूंगा फिर जाके दोबारा। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा रजब भाई। हमारा ये कोड, अगर इसे आप कोड को भी देखें तो क्या होगा, सबसे पहले ये फॉर का लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वेरिएबल बनेगा लेट सैलरी का, फिर ये प्रिंट एलन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वेरिएबल बन जाए या ये जो यूर सैलरी ये प्रिंट हो जाए और फॉर का लूप बात चले। नॉर्मल अभी तक जो हमारा प्रोग्राम है वो ये सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है कि पूरा टॉप टू बॉटम एक तरह चल रहा होता है। अब नेक्स्ट लाइन कीजिएगा रजब भाई। ये रजब भाई पूरा बता चुके कि पूरा पहले एक, लेकिन पहले पहला कोड चलेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। मैंने वैसे रजब भाई ने इसको इसी तस्वीर के लिहाज से बताया, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि पहले पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, लेकिन समझ लो ये फॉर का लूप लगा हुआ है, छोटा सा कुछ और कमांड है, फिर और कमांड, ये पूरा एक सिंक्रोनस कोड के तरीके से चलता है। अच्छा, हम एसिंक्रोनस भी पढ़ेंगे लेकिन क्वार्टर 3 में पढ़ेंगे, इसलिए मैं एसिंक्रोनस की बात नहीं कर रहा, सिंपल सिंक्रोनस कोड के अंदर मल्टी थ्रेडेड की बात कर रहे हैं। रजब भाई नेक्स्ट। अब
अभी बात आती है मल्टी थ्रेडिंग की। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है या उसके ऊपर कैसे काम होता है, नेक्स्ट करें रजब भाई। ठीक है, अच्छा मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आपका ये वाला कोड है जो फॉर का लूप है ये बाद में चले और सैलरी वाला कोड पहले चल जाए, तो इनको आप स्विच कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग में ये एक अलग थ्रेड में चल रहा होगा, ये एक अलग थ्रेड में चल रहा होगा, तो ये इसके अंदर मतलब कि आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं अपनी कि कौन सा कोड पहले एग्जीक्यूट करना है कौन सा बाद में। जिस तरह ये पहले जो अगर आपने जब पहले इस तरह चलता था, अभी सारे पैरेलल भी चल सकते हैं, ये एक कोड चल रहा होगा, दूसरा कोड चल रहा होगा, तीसरा, वो साथ के साथ आपके पूरे प्रोसेस तीनों के तीनों साथ भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो जब भी नेक्स्ट कीजिएगा, जिस तरह अगर आप देखें तो आपके जो ये एनवायरनमेंट है लिनक्स का, इसके अंदर अगर आपने ज़्यादा सारी एप्लीकेशन खोली होगी तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस है, डिफरेंट थ्रेड्स नहीं है। ताकि अपने फोल्डर भी खोले हुए, आपने विजुअल स्टूडियो कोड भी खोला हुआ है, डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं। नेक्स्ट कीजिएगा रजब भाई। अच्छा, ये भी अगर आप देखें, अगर कोई मोबाइल के अंदर, पहले मैंने 3310 की एग्जांपल दी थी, अभी जो हमारा लेटेस्ट जब वो स्मार्टफोन है उसके अंदर क्या होता है, मल्टी प्रोसेस चल सकते हैं। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है वो भी नेक्स्ट करेंगे तो हम अपने कोड में करके देखेंगे। अच्छा, इधर देखें आपको मल्टी थ्रेडिंग की एग्जांपल मिलती है। इधर प्रोसेस एक ही क्या हो रहा है, पूरे का पूरा आपको पूरा ऑर्केस्ट्रा पूरे का पूरा प्ले हो रहा है, पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इसमें मल्टी थ्रेड क्या है कि एक थ्रेड के अंदर वो आपका जो अच्छा, इन सब ने वॉल्यूम ही पकड़ा हुआ है, ठीक है, ज़्यादातर मेरे ख्याल में ज़्यादातर वॉल्यूम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अच्छा मैं पिक्चर गलत लेके, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि आपके पास पीछे से आपके पास वो ढोल भी उसी के अंदर बज रहा है, उसके अंदर ड्रम भी हो रहा है, उसी के अंदर पियानो भी चल रहा है और उसी के अंदर आपका वॉल्यूम भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वो पूरे का पूरा मतलब कि मुख्तलिफ थ्रेड एक ही प्रोसेस में चल रहे हैं, वो आपके पास होता है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। उसके अंदर सिंपल आपके पास एनवायरनमेंट में उधर समझ आता है। तो जब भाई मल्टी थ्रेड को थोड़ा सा समझाते हैं, फिर उसके कोड की तरफ चलेंगे अगर हमें कुछ टाइम बच गया हमारे पास। रजब भाई आप इसको जरा सा बताइएगा। अच्छा, अभी ये सर ने जो एग्जांपल दी, इसी से एक चीज़ मेरे ध्यान में आई कि देखें, कोई भी एप्लीकेशन है ना, उसके मल्टीपल इंस्टेंस अगर चल रहे हैं, लाइक जिस तरह ये आपने देखा कि यहाँ ये फाइल एक्सप्लोरर के 2 टैब्स खुले हुए हैं, तो ये दोनों आइसोलेटेड या इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। यानी ये एक इंस्टेंस है इसका, ये दूसरा इंस्टेंस है, ये दोनों इंडिपेंडेंट इंस्टेंसेस हैं। अच्छा, मल्टी थ्रेडिंग जो है ना, वो बेसिकली अब ये लेट्स से कोई वीडियो प्ले हो रही है या कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, कोई एक फाइल डाउनलोड हो रही है, 2 फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं, तो वो डिफरेंट 2 प्रोसेसेस हैं। एक फाइल जो डाउनलोड हो रही है, उस फाइल के डाउनलोड होने को मैं किस तरह एफिशिएंट कर सकता हूँ या उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, ये चीज़ है वो मल्टी थ्रेडिंग में। यानी ये जो एप्लीकेशन थी, ये एक सिंगल एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें डिपेंडेंट कोड है तो फिर मेरी कोशिश ये होगी कि डिपेंडेंट कोड को मैं, जो मेरा कन्वेंशनल तरीका है या सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है, उसमें चलने दूँ। लेकिन अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में ये ऑब्जर्व करता हूँ कि उसके अंदर ऐसे पीसीज ऑफ कोड हैं कि जो इंडिपेंडेंटली रन हो सकते हैं, यानी एक का रन होना दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहला वाला ख़त्म हो तो दूसरा काम होगा, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम को या अपने कोड को जो है वो ऑप्टिमाइज कर दूँ। ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है कि वो कम टाइम में ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज हो सकती है, या इन टर्म्स ऑफ टाइम हो सकती है। तो हम अपनी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, जैसे अगर ये कोड आप ऑब्जर्व करें तो इसमें ये लूप रन हो रहा है डेज का, 0 से 30 तक ये जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 30 डे का साइकिल कंप्लीट हो गया तो सैलरी जनरेट होगी। अच्छा, वैसे लॉजिकली अगर इसको देखें तो ये डिपेंडेंसी है इसमें कि यानी 30 डेज आपके पास होंगे यानी गुजरेंगे, उसके बाद आपकी सैलरी जो है वो इनिशियलाइज होगी या वो जनरेट होगी। लेकिन हम इसको एज्यूम करते हैं कि जी लेट्स से डेज की जगह ये ईयर्स कर दिया इसको हमने, या XYZ कुछ भी कर दिया, या कोड यही रहने दें, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जी ये इंडिपेंडेंट चंक्स ऑफ कोड है, क्योंकि लॉजिकली तो ये जाहिर है कि डिपेंडेंसी हमें नजर आ रही है कि दिन जो है वो 30 गुजरेंगे, उसके बाद सैलरी जनरेट होगी। लेकिन आप सिंपल प्रोग्रामिंग सिंपल समझिए 2 ब्लॉक ऑफ कोड है, बस इतना। 2 ब्लॉक ऑफ कोड है, या इसको हम एक काम करते हैं,
और टाइम लग जाएगा इसमें, या इसको हम सूडो कोड लिख देते हैं। फॉर का एक लूप है। आपकी हमें टर्मिनल यूज नजर नहीं आ रहा अगर आप टर्मिनल पे कुछ काम कर रहे हो। अच्छा हाँ सॉरी, मैं इसको रीशेयर करता हूँ। मेरा ख्याल से स्पेसिफिक स्क्रीन शेयर की थी मैंने, जी उसकी वजह से वो। अच्छा रजब भाई, हमें अभी का कंक्लूड करना होगा। हम थोड़ा सा कुछ करवा के कोड हम नेक्स्ट दफा फिर लेके करवा रहे हैं तो छोटा सा करवा दें कोड, कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि जैसे फॉर का लूप है 30 टाइम्स चलता है, और एक दूसरा टास्क है जो कि प्रिंटेज। अच्छा अब अगर आप ये एक मिनट ये कोड है मेरे पास, इसमें दो काम हो रहे हैं। एक ये कि मैं 30 डेज को जो है वो प्रिंट करता हूँ, और दूसरा जो है मैं अपनी एज प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब ये इन दोनों का लॉजिकली कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों कोड जो है ये साइमल्टेनियसली रन हो जाए, यानी एक ही वक्त में 30 डेज ऑफ मंथ जो है वो भी प्रिंट हो जाए और दूसरी तरफ मेरी एज भी प्रिंट हो जाए। तो अब पहले इसमें जैसे सर ने भी बताया था कि प्रोग्राम जो है ना वो टॉप टू डाउन एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। यानी अगर ये सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है तो क्या होगा, पहले जो है मेरे पास वेक्टर का वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, उसके बाद जो भी इसके बाद कोड लिखा हुआ है ये होगा, उसके बाद प्रिंट की स्टेटमेंट चलेगी और ये हैंडल जॉइन जो भी है ये स्टेटमेंट ये प्रिंट होगा। अच्छा इसको हम ये अज्यूम करते हैं कि इस वक्त ये चीजें तो है ही नहीं हमारे पास ये दो पीसेज ऑफ कोड हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए, पहले जो है वो 30 डेज ये प्रिंट होंगे, प्रिंट होने के बाद वंस ये एग्जीक्यूशन इस फॉर लूप की कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद क्या होगा मेरी एज प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जब भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एज के प्रिंट होने का इस 30 डेज के प्रिंट होने से कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या मैं इन दोनों को साथ साथ प्रिंट नहीं कर सकता? यानी आप डेज को प्रिंट यानी 30 डेज जो है इनको आप प्रिंट करना शुरू करें और उसके बिल्कुल साथ ही बगैर वेट किए इसके टर्मिनेशन के या इसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन के आप जो है वो मेरी एज को भी प्रिंट कर दें। तो इस तरह का कोई भी इंडिपेंडेंट टास्क मेरे सिस्टम में मेरी एप्लीकेशन में मौजूद होगा जहाँ भी, वहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को सिंगल थ्रेडेड से मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट की तरफ लेके जा सकता हूँ। ठीक है, यानी इसको सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं कि हम मल्टी थ्रेडिंग कब करते हैं, दो रीजन होते हैं हमारे अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सिंगल थ्रेडेड से मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में लेके जाने के लिए। एक ऑप्टिमाइजेशन के लिए, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए, यानी हम अपने एप्लीकेशन का जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको कम करना चाह रहे हैं। यानी अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि एक लूप एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड का लगेगा। तो टोटल मेरे पास एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो गया इसका, 31 सेकंड हो गए। ठीक है, अच्छा अब अगर इसको मैं मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में ले जाता हूँ तो क्या होगा कि जितने टाइम के अंदर ये 30 डेज प्रिंट हो रहा होगा, यानी इसमें तो वही 30 सेकंड्स लगेंगे, लेकिन ये जो एक एडिशनल 1 सेकंड था, ये जो टाइम फ्रेम था 30 सेकंड्स का जो कि 30 डेज को प्रिंट होने के लिए लग रहा है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर ये एज जो है ये भी प्रिंट हो जाएगी। अच्छा अपेरेंटली ये भी इस वक्त इस केस में जो हमने एक के बात की कि एज को प्रिंट होने में 1 सेकंड लगेगा और इसको प्रिंट होने में 30 सेकंड्स लगेंगे, टोटल 31 सेकंड्स बन रहे थे। लेकिन जब हम इसको मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में ले जाएंगे यानी पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे तो तो उस केस में क्या होगा कि 1 सेकंड आपका जो है वो सेव हो गया। ये तो एक हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी तो इसलिए यहाँ 1 सेकंड अज्यूम किया था, लेकिन जितना भी टाइम लग रहा होगा, लेट्स से कि यहाँ मैं कहता हूँ कि जी एज को प्रिंट होने में 6 सेकंड्स लगेंगे। अच्छा अब फर्स्ट केस में जब हम सीक्वेंशियल फ्लो हमारा चल रहा था एप्लीकेशन का कि पहले फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, 30 सेकंड्स लगेंगे, फिर एज को प्रिंट करेंगे। अब क्या होगा कि 36 सेकंड्स हो गए। अब मैं अगर इन दोनों को बजाय एक थ्रेड में रन करने के 2 डिफरेंट थ्रेड्स में रन करता हूँ तो उस केस में ये होगा कि एक थ्रेड में मेरे पास ये फॉर लूप रन हो जाएगा और दूसरे थ्रेड में साइमल्टेनियसली यानी जिस वक्त में वो फॉर लूप प्रिंट हो रहा होगा उसी वक्त में जो है मेरे पास वो एज भी प्रिंट हो जाएगी। अगर इस चीज का वेट भाई इसको छोटे से जनरल कॉन्टेक्स्ट में समझ के कंक्लूड में करता हूँ, मतलब कि आपने बताया
मेजर जी। साहब आपके लिए भी खास तौर पे होगा, मतलब कि आपने आपके घर में एक ही चूल्हा था पहले, उस चूल्हे पे पहले चाय पकती थी, उसके बाद फिर नाश्ता बनता था, पहले जगह जो कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। बिल्कुल। तो अभी मल्टी थ्रेड में क्या हो गया, आपके पास 2 चूल्हे आ गए, एक के ऊपर आपने साथ में चाय रख दी, दूसरे पे साथ में ही अंडा उसको ऑमलेट बनने लग दिया। तो वो जो पहले चाय 10 मिनट में बनती थी और अंडा 5 मिनट में 15 मिनट लगते थे, अभी 10 मिनट में चाय बन रही है और 5 मिनट में अंडा भी बन गया, तो वो 10 मिनट के अंदर ही दोनों काम हो जाएंगे, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, ये 3 आपने ठीक है। एग्जाम्पल दिए, ऐसे ही होगा। तो ये तो मेजर साहब कह रहे थे कि क्या नाम है, शादीशुदा बंदों के लिए मसला मसाइल होते हैं, तो हम एग्जांपल भी शादीशुदा वाली देते हैं। अच्छा, अब हम अभी प्रोग्राम को करते हैं, इसको आज के सेशन को कंक्लूड। आप जरा सा इनको पढ़िएगा, नेक्स्ट दफा हम इसके छोटे मोटे कोड भी करेंगे, कोई ज्यादा नहीं है, और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट चीज शुरू कर देंगे, या तो हम अनसेफ टेस्ट को पढ़ेंगे या हम बिटवाइज ऑपरेटर, तो दोनों में से कुछ एक चैप्टर 6 के साथ वो भी हम स्टार्ट करेंगे, मतलब कि हम लोग रस्ट ऑलमोस्ट एक तरह से पूरी हो जाएगी और हम एम्बेडेड रस्ट की तरफ कदम बढ़ाएंगे अपने, क्योंकि अनसेफ रस्ट और बिटवाइज ऑपरेटर जो दोनों हमारे वो एम्बेडेड का जो पोर्शन है उसके पार्ट है। ठीक है सर रजब? ठीक है सर, इसको कंक्लूड करते हैं। जी अब्दुल रहमान, वो असाइनमेंट का कुछ समझ आया क्या करना है? जी सर, वो सर फैसल भाई कह रहे थे कि मेरा मैसेज सर तक पहुंचा देना। वो कह रहे थे कि नेक्स्ट संडे को ना अगर आप क्लास के फ़ौरन बाद दे दें तो मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो उसको उसी टाइम करके तो 1 या 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको ना भेज देंगे। बाकी 24 आवर्स का अगर आप टाइम रखें मंडे 11 से पहले तक तो वो कर देंगे। तो ये उन्होंने सजेशन दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि वेडनेसडे को मोस्टली कुछ कह रहे थे कि भाई ऑफिस वर्क होता है और काम होता है, तो रात को 9 बजे मुश्किल है पॉसिबल, तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी असाइनमेंट इधर आप लोग फिर भी सोच लें, और अब बस स्लैक का ग्रुप है या आप लोग मतलब कि अपने में अब इसमें क्या किया जाए? अच्छा खैर एक काम करते हैं सर, नेक्स्ट संडे कर दें। सर नेक्स्ट वीक वैसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट संडे 11 बजे आपकी क्लास खत्म होगी और असाइनमेंट शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, सबसे बेस्ट ऑप्शन है सर। असाइनमेंट होगी वो इधर शेयर भी करूंगा आप लोगों के सामने, उसकी क्वेश्चन आपको कोई इसके अंदर से कुछ नहीं समझ आ रहा हो, 5 मिनट का टाइम होगा, उसको आंसर भी कर देंगे हम। उसके बाद आपने करके 1 घंटे में सबमिट करवाना है, और ठीक हो गया। सबमिट करवाएगा उसको 100% मार्क्स, जो जितना डिले सबमिट करवाएगा उतने % उसके करते रहेंगे। फिर ये आपके गूगल ड्राइव पे लिंक नहीं चल रहा जिसमें आपने कोड डाले हुए हैं? जी गूगल ड्राइव का लिंक नहीं शो हो रहा जिसमें आपने कोड डाले हुए हैं। अच्छा मेजर साहब, हर दफा आपको बताते हैं हम गूगल ड्राइव हमने भूल गए, अभी हम ना गूगल ड्राइव से बाहर आ गए, अभी हम लोग हैं गिटहब के दौर में। मेजर साहब सर अभी हम गिटहब के ज़माने में, तो गिटहब की रिपोजिटरी मैंने आपको स्लैक पे भी शेयर की है और आपको दोबारा भी शेयर कर दूंगा आज शाम में या कल में, उधर से आप लोग कोर्स को देख लो। ठीक है, और आपको मैं बताता चलूँ, हमारे पाकिस्तान की जो टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने गिटहब के ऊपर कोड का कंट्रीब्यूशन किया है, तो जो PIAIC उसमें 8वें नंबर पर है। PIAIC IoT 8वें नंबर पे पूरे पाकिस्तान में गिटहब पे कोड शेयरिंग में। ओके सही, ठीक है जी। अच्छा, कोई राशिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिएगा राशिद भाई। हाँ सर, गेट से याद आया। जी सर, गेट से याद आया, गेट का क्विज जो है वो उसका थोड़ा बता दो। हाँ, वो गिट का क्विज मैं आपको कल मैं बताता हूँ कि कब का होना है, तैयारी रखें, अगले 8 से 10 दिन के अंदर हो जाएगा। ओके सर, बूट कैंप का थोड़ा सा खाली बता दें। जी हबीब भाई, सर वो गेट की रिपोजिटरी का ही पूछना था कि वो दोबारा शेयर वो मैं लिंक आपको शेयर करता हूँ, अब्दुर्रहमान के पास होगा, अब्दुर्रहमान जरा शेयर कर दीजिएगा इनसे। जी सर, वो चैट में शेयर हो गया है। फेसबुक पे भी प्लीज शेयर कर दीजिए, फेसबुक वो चैट में शेयर कर दिया, आप उससे ले लें, फेसबुक पे भी डाल दीजिए। सर मैंने सिर्फ पूछना था बूट कैंप का, कि बूट कैंप का थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दें कि कितना यूजफुल है वो, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स कह रहे थे पूछ के बेटा बता वो दें इतना सबसे। यूजफुल है जितना कि यूजफुल आपके लिए खाना खाना है। ठीक है, ठीक है, लाइक अगर आप ये पूरा प्रोग्राम सीख रहे हो, फ्रीलांसिंग का नहीं पता चलेगा। आप क्या कर रहे हो यार? अच्छा, तो बूट कैंप आपके लिए इतने जरूरी है जितना के लिए आप इस प्रोग्राम को, वो इस प्रोग्राम की यूटिलाइजेशन है। जब भी आप कुछ कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन पूरी बूट कैंप में बताई जाएगी, बिल्कुल 0 से लेके हीरो तक।
ठीक है सर, सही है। तो एक क्लास इंग्लिश वाली कल हो चुकी है, आज रात में उर्दू वाली क्लास होगी, और मंडे को कुछ नहीं है, ट्यूसडे को फिर इंग्लिश वाली क्लास होगी, और वेंसडे को फिर उर्दू वाली क्लास होगी। तो आप लोग जी। ज्वाइन करें, उससे ज्वाइन नहीं कर सकते, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो फेसबुक पे भी मौजूद होंगी और यूट्यूब पे उसके चैनल बने हुए, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें और आप लोगों को बड़ा फाका होगा। ठीक है सर? जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी रजब भाई, थैंक यू। तो नेक्स्ट संडे को दोबारा मिलेंगे 9 बजे, इंशाल्लाह। और कुछ अनसेफ बिटवाइज और चैप्टर 16 को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और